हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट बजट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन डेली लाइफ के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक को इसके बारे में पता होना चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है। ठीक है, इसलिए इस टॉपिक को हम बहुत ही आसान वे में, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत आसान तरीके से आपको मैं समझाने वाला हूं। अगर आप मेरा कंप्लीट सिलेबस देखना चाहते हो इकोनॉमिक्स, स्टेटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगी प्लेलिस्ट की, वहां पे आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर्स, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स, तो सिंपली आपको जाना है टेलीग्राम पे। वहां पे सर्च करना है मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल एंड इस ग्रुप को ज्वाइन करना है। पीडीएफ्स के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहां से आप पूछ सकते हो। नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले गवर्नमेंट बजट समझने से पहले हम थोड़ा अपने बजट के बारे में समझेंगे। लेट अस सपोज दैट मैं चाइना जा रहा हूं। ठीक है, अब मुझे चाइना जाना है। चाइना में तब जा सकता हूं जब मेरे जेब में कुछ पैसे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, मैं इन पैसों को अरेंज करूं। अब पहली बात यहां पे ये आएगी, आपको कितने पैसे चाहिए, हाउ मच। ठीक है, यार मुझे चाइना जाना है, चाइना जाने के लिए मुझे कितने पैसे चाहिए, एक बात तो ये हो गई। दूसरा हमारे पास है फ्रॉम वेयर टू अरेंज। अब मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं, तो मैं ये पैसे कहां से अरेंज करूंगा। तो ये दो सवाल बेसिक मेरे जहन में होने चाहिए। अब मैंने क्या किया, मैंने अपनी नोटबुक उठाई और वहां पे मैंने ये एस्टिमेट लगाया कि यार मुझे चाइना जाना है, वहां पे मुझे किन किन चीजों पे कितना खर्चा आएगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एस्टिमेट बनाता हूं। मैंने अपनी नोटबुक उठाई और मैं ये सोचने लगा, जब मैं चाइना जाऊंगा तो मुझे ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, तो ट्रैवलिंग के ऊपर मेरा कुछ खर्चा आएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे होटल के ऊपर कुछ खर्चा आएगा, फिर खाने पीने के ऊपर खर्चा आएगा, एंड कुछ ऐसा होगा जो मिसलिनियस है, यानी आप कहीं घूमने जाना है वगैरह वगैरह। तो यहां पे आपने एस्टिमेट लगाया और आपने या मैंने देखा कि मुझे 50,000 रुपए खर्चे आ रहे हैं। ठीक है, जो कि मुझे ट्रैवलिंग पे, फूड वगैरह वगैरह पे खर्चा आएगा। अच्छा, मुझे एक चीज आप बताओ, क्या ये मैंने खर्चा किया? नहीं, अभी ये एस्टिमेट हो रहा है कि मैं चाइना जाऊंगा, ट्रैवलिंग करूंगा, होटल में रहूंगा, खाना खाऊंगा, बाकी वगैरह, तो मुझे 50,000 रुपए खर्चा आएगा। ये फ्यूचर की बात है। अच्छा, फिर मैं अपने माइंड में ही सोचूंगा कि ये पैसे मुझे कहां से आएंगे। तो मैं सोचूंगा कि पापा पापा से मैं 20,000 रुपीज ले लेता हूँ, मॉम से मैं 20,000 रुपीज लेता हूँ, और कुछ फ्रेंड से भी लूंगा, तो 10,000 अगर मैं इससे ले लेता हूं तो मेरे पास बनेंगे 50,000। ना तो मैंने अभी इनसे पैसे लिए और ना मैंने अभी खर्च किए, ये मैंने एक एस्टिमेट प्रिपेयर किया चाइना जाने का। यानी ये आपने बजट प्रिपेयर की। क्या किया आपने? बजट प्रिपेयर की। सेम इसी तरह से भी गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करती है। यानी जो आने वाला साल है उसमें गवर्नमेंट कितना खर्चा करने जा रही है, कितना उसके पास रेवेन्यू आएगा, वो सारी जो स्टेटमेंट बनाती है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसी को हम कहते हैं बजट। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब अगर आप समझोगे तो मैं अगर आपको कहूंगा व्हाट इज गवर्नमेंट बजट, आपने कहना है बजट इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जिस तरह से आपने स्टेटमेंट प्रिपेयर की चाइना जाने की, आपने या मैंने, तो इसी तरह से गवर्नमेंट भी बजट प्रिपेयर करती है। तो बजट क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी जो आने वाला साल है, इसमें हमें कितना रेवेन्यू आएगा और कितना एक्सपेंडिचर होगा, उसकी जो स्टेटमेंट प्रिपेयर होती है वो है
एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यहाँ पे एक चीज है, जो ये बजट है ना, बजट, इसको गवर्नमेंट कहती है बजट, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कहीं पे भी बजट वर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये कंपलसरी है टू ले डाउन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट। अब वो कब करेंगे, डेट यहां पे मेंशन नहीं है, लेकिन हर साल उनको करना पड़ता है। जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 1 अप्रैल, यानी करंटली जो साल चल रहा होगा जिसमें बजट प्रिपेयर की जा रही होगी, तो 31 मार्च। और बजट जो प्रेजेंट होती है पार्लियामेंट में वो होती है 1 फरवरी को, ठीक है। तो यहां पे अगर हम लेंगे फॉर एग्जांपल 1 फरवरी 2026 को बजट प्रिपेयर हुई, तो जो बजट के अंदर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी वो होगी 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 2027, ठीक है। एंड इसी तरह से जो आर्टिकल 202 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिक्वायर्स द सेम फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट्स भी बजट प्रिपेयर करती है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है, फ्रॉम द ईयर 1921 टू 2016-17 जो रेलवे बजट थी वो प्रेजेंट की जाती थी सेपरेटली, यानी जो जनरल बजट थी एंड रेलवे बजट थी वो अलग अलग आती थी। लेकिन फ्रॉम 2017-18 टू टिल नाउ आज तक जो रेलवे बजट है एंड जनरल बजट है इसको इन्होंने मर्ज किया है। एंड किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे इसको मर्ज किया है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बायबैक डिब्रॉय कमेटी। व्हाट द बजट डॉक्यूमेंट्स कंटेन, जो बजट की एक बुक होती है, जो डॉक्यूमेंट होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है। बजट कंटेन एन अकाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। बजट के अंदर क्या होता है, ये हमारे पास तीन चीजें बजट के अंदर होती हैं। एक चीज आपको याद रखनी है, जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है ना उसको हम कहते हैं रिसीट्स, एंड जो एक्सपेंडिचर है उसको हम एक्सपेंडिचर ही कहते हैं। बजट के अंदर आपको मिलेगा एस्टिमेट फॉर द अपकमिंग ईयर, यानी एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, जो अभी एक्चुअल में नहीं हुआ है, अभी खर्चा भी नहीं हुआ है, अभी इनकम भी नहीं है, ये एस्टिमेट है आने वाले साल के लिए। फिर बजटेड एंड रिवाइज्ड फिगर फॉर द करंट ईयर, और रिवाइज्ड फिगर करंट ईयर के लिए भी, एक्चुअल फिगर फॉर द प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर के एक्चुअल फिगर्स। इसको हम यहां पे एक एग्जांपल से समझेंगे। देखो, लेट अस सपोज दैट आपने अपने माइंड में रखना है जो बजट है वो प्रेजेंट हुआ ऑन द 1 फरवरी 2026, और इसी टाइम पे होता है 1 फरवरी को। 1 फरवरी को जब बजट पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट होता है, आपने मुझे एक चीज बतानी है, उस टाइम पे करंटली कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। तो उस टाइम पे चल रहा है 25-26, क्योंकि ये खत्म होगा 31 मार्च को। अभी 2 महीने बाकी हैं, दैट इज फरवरी एंड मार्च। तो ये हो गया करंट ईयर, यानी जिस साल बजट प्रिपेयर की जा रही थी। ये बात हो रही है फाइनेंशियल ईयर की। आप जनवरी फरवरी ये वाला नहीं आपने समझना है, आपके माइंड में होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर, जिसके अभी भी 2 महीने हैं, जो कि 31 मार्च को खत्म होगा, ठीक है। तो यहां पे जो करंट ईयर है उसके यहां पे रिवाइज्ड फिगर्स आते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पे एक्चुअल में कुछ एक्सपेंडिचर हो चुका है एंड एक्चुअल रिसिप्ट्स भी आए हैं। अभी कुछ और बाकी है, वो है फरवरी एंड मार्च का। तो यहां पे अभी हमारे पास एक्चुअल फिगर्स नहीं है, बट रिवाइज्ड फिगर्स यहां पे हैं। यार हमने इतना खर्चा किया, अभी 2 महीने में हमें इतना और खर्च करना है, ठीक हो गया। फिर हमारे पास है एक्चुअल फिगर्स। अब जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है उसके एक्चुअल फिगर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो वो इस बजट के अंदर आता है। देन जो आने वाला साल है, यानी अब 1 अप्रैल टू 31 मार्च
2027 तक यहां पे होंगे एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। उसके बाद यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यूनियन बजट ऑफ इंडिया के रिलेटेड, ये आपको पता होना चाहिए। लॉन्गेस्ट स्पीच बाय ड्यूरेशन, टाइम के हिसाब से जो सबसे लंबी स्पीच है वो दी थी निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी 2020। लेकिन जो सबसे कम की स्पीच थी, लॉन्गेस्ट स्पीच बाय वर्ड्स, जिसको कोई भी भूल नहीं सकता है, यानी जब 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई थी तो उस टाइम पे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो स्पीच दी थी उसमें थे 18,650 वर्ड्स। दिस वाज द लैंडमार्क बजट दैट लिबरलाइज्ड इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद फर्स्ट पेपरलेस बजट वो आई थी 1 फरवरी 2021 ड्यूरिंग कोविड-19। ठीक है, कोविड-19। इंडियन पीएम हु हैव प्रेजेंटेड द बजट, जो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और जिन्होंने बजट भी प्रेजेंट किया है, वो है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी। फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया किसने प्रेजेंट की थी? आर के शनमुखम शेट्टी ने ऑन 26 नवंबर 1947। इसमें सिर्फ रिव्यू ऑफ इकोनॉमी था, देयर वाज नो टैक्स प्रोपोज्ड इन दिस बजट। Now, first budget of Republic India was presented by John Mathai on 28 February 1950। तो इस बजट में रोड मैप फॉर द प्लानिंग कमीशन। देन फर्स्ट वुमेन टू प्रेजेंट द बजट वो थी इंदिरा गांधी, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर भी थी, इसलिए जो फुल टाइम फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर जिसने बजट प्रेजेंट किया वो थी निर्मला सीतारमन। एंड यहां पे एक और चीज, निर्मला सीतारमन ने सबसे ज्यादा कॉन्जेक्टिव यानी लगातार बजट्स प्रेजेंट की है। वैसे तो मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा बजट प्रेजेंट की है, लेकिन इन्होंने कॉन्टिन्यूसली ये 10 बजट नहीं की है, ये यहाँ पे निर्मला सीतारमन ने। अभी अगर कुछ और साल ये रहेंगी तो ये इनसे आगे चली जाएंगी। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ बजट। बजट को हम क्लासिफाई करते हैं एज रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। इसको भी हम एक देसी एग्जांपल से समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। लेट अस सपोज दैट आपके पास दो अकाउंट्स हैं, ये है आपके पास एक अकाउंट और ये आपका दूसरा अकाउंट है। ये जो अकाउंट है ना, यहां पे डेली बेसिस पे आपकी इनकम आती है और यहां पे डेली बेसिस पे आप खर्चा भी करते हो, यानी यहां पे जो रेवेन्यू है ना वो डेली बेसिस पे जल्दी जल्दी आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपना घर किराए पे दिया है तो रेंट यहां पे आपको हर महीने आ रहा है, ठीक है, या आपकी सैलरी है। तो यहां पे अगर आप समझोगे ना तो ये शॉर्ट टर्म है, यानी यहां पे इनकम आपको जल्दी आती है, डेली बेसिस पे आती रहती है। अगर यहां पे देखेंगे, ये एक ऐसा अकाउंट है जहां पे आपको कभी कभार पैसे आते हैं और कभी कभार आप इनको खर्च करते हो। जैसे आप अपना घर बेच देते हो, आप मुझे बताओ क्या आप डेली अपना घर बेचोगे? नहीं। एक बार आपने अपना घर बेचा तो यहां से आपके पास पैसे आ गए, या आपने अपनी जमीन बेच दी, या फॉर एग्जांपल आपने किसी से लोन लिया। यहां पे जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो डेली बेसिस पे है, यानी कंटिन्यूसली आता रहता है, यहां पे कभी कभार हो रहा है। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर की, तो यहां पे जो एक्सपेंडिचर है वो भी डेली बेसिस पे हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल फूड के ऊपर, या आप अपनी बुक्स खरीद रहे हो, ठीक है, और यहां पे आपने खर्चा किया, आपने घर खरीदा, ठीक है, आपने घर खरीदा या आपने किसी को लोन दिया, ठीक। अब इसको हम समझेंगे, यहां पे जो भी आपने खर्चे किए वहां पे यहां पे ना तो आपका कोई एसेट डिक्रीज हुआ, ना आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी क्रिएट हुई। एसेट का मतलब
यानी आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी, एसेट आप समझो प्रॉपर्टी, आपने आप अपनी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बेची, ना तो आपके ऊपर कोई कर्जा आया। अब मुझे बताओ, आपका रेंट आ रहा है, आपने घर बेचा नहीं, आपने किसी से लोन लिया, कोई कर्जा लिया नहीं, रेंट आ रहा है, डेली बेसिस पे आ रहा है, सैलरी से आपको कोई नुकसान हो रहा है, ना तो आपने अपना कोई एसेट बेचा, ना तो आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी क्रिएट हुई। ठीक है, अब यहां पे देखो, अगर आप चाहते हो इसके थ्रू आपके पास इनकम आए, तो या तो आपको अपना कोई एसेट बेचना पड़ेगा, या तो आपको अपना घर या लैंड बेचनी पड़ेगी, या तो आपको लोन लेना पड़ेगा। तो लोन क्या है? आपके ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। यानी इस अकाउंट में अगर पैसे आएंगे या पैसे जाएंगे, तो यहां पे या तो एसेट में कोई चेंज आएगी, या तो लाइबिलिटीज के ऊपर कोई भी चेंज आएगी। अब आपने किसी को लोन दिया, ठीक है, तो यहां पे उसके ऊपर क्या हो जाएगी? लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, आपका ये एसेट बन जाएगा। अब इसी तरह से गवर्नमेंट के पास होता है रेवेन्यू, ये होता है रेवेन्यू अकाउंट, और ये होता है कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट में डेली बेसिस पे पैसे आते भी हैं, खर्च भी होते हैं। कैपिटल अकाउंट में कभी कभार पैसे आते हैं, कभी कभार पैसे खर्च होते हैं। ठीक है, रेवेन्यू अकाउंट में ना तो यहां पे एसेट का कोई लॉस होता है, ना यहां पे लाइबिलिटी कोई क्रिएट होती है। यहां पे जब भी पैसे आएंगे, एसेट में कोई ना कोई चेंज होगी, और लाइबिलिटीज में कोई ना कोई चेंज होगी। तो ये था बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया गवर्नमेंट बजट का रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। अच्छा, जब भी आपके पास फॉर एग्जांपल एग्जामिनेशन में आपसे कोई पूछा जाए, कोई आपके पास स्टेटमेंट दी जाएगी, और उसको आपने क्लासिफाई करना है रेवेन्यू अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट में, कैसे करोगे? आपने सोचना है यार ये डेली बेसिस पे है, कंटिन्यूअसली है, या सिर्फ एक बार है। अगर आपको लगे कि यार ये डेली बेसिस पे हो रहा है, महीने में, साल में, जो भी है, तो आपने डालना है रेवेन्यू अकाउंट में। अगर वो कभी कभार हो रहा है, तो आपने डालना है कैपिटल अकाउंट में। जैसे यहां पे मैंने क्लासिफिकेशन की है, रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने आपको क्या बोला था? जो इनकम होती है ना गवर्नमेंट की, उसको हम कहते हैं रिसीट्स। तो रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू रिसीट्स में क्या क्या आएगा? यहां पे वो सारी रिसीट्स होंगी जो डेली बेसिस पे हैं, जैसे टैक्स। अब आप रोज टैक्स देते हो, आप शॉप के ऊपर गए, वहां पे आपने दूध खरीदा खरीदा, उसके ऊपर टैक्स। वहां पे आपने माचिस खरीदी, उसके ऊपर टैक्स। आपने मोबाइल खरीदा, उसके ऊपर टैक्स। यानी ये गवर्नमेंट की एक कॉन्टिन्यूअस इनकम है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो। फिर इसी तरह से नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब जो टैक्स नहीं है, उसमें आ गया इंटरेस्ट रिसीट। अब देखो, गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल यूएस को लोन दिया है, इंडिया गवर्नमेंट ने यूएस को लोन दिया है, और यूएस जो है इंडिया गवर्नमेंट को हर महीने इंटरेस्ट देती है। यानी एक कॉन्टिन्यूस इनकम है। यहां पे इंडिया के ऊपर कोई लाइबिलिटी क्रिएट हुई नहीं, ना ही इंडिया ने कोई एसेट अपना बेचा, वहां से पैसे आए नहीं, फिक्स इनकम इसको आ रही है। तो जो इंटरेस्ट रिसीट है, इसको हम डालते हैं रेवेन्यू अकाउंट में, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट फ्रॉम पीएसयूज। नाउ पीएसयूज क्या होती है? पीएसयूज होती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी जिसमें गवर्नमेंट के जो शेयर्स होते हैं ना, जो ऑनरशिप होती है, वो 50% से ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे यहां पे है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहां पे गवर्नमेंट की जो ऑनरशिप है वो 57.5% है। इसके अलावा जो बाकी शेयर होल्डिंग होगी या बाकी ओनरशिप है, वो प्राइवेट प्लेयर्स की होगी। जैसे आप अगर चाहते हो, तो आप स्टेट बैंक के शेयर्स खरीद सकते हो। कोई बड़ा जैसे अनिल अंबानी है, वो भी चाहता है, वो भी खरीद सकता है। लेकिन यहाँ पे ऑनरशिप गवर्नमेंट की है, सारा कंट्रोल गवर्नमेंट का यहाँ पे चलता है। तो ये क्या हो गई? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब जो प्रॉफिट यहां से निकलता है, उसको हम कहते हैं डिविडेंड। अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं डिविडेंड को, लेट अस सपोज दैट ये कोई कंपनी है, इसको आप तीनों ना, यानी ये आपके तीन फ्रेंड्स हैं, ये आप हो, ये दो आपके फ्रेंड्स हैं, आपने इस कंपनी को स्टार्ट किया, और इसके ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट की 100 रुपीज। आपने 50 रुपए लगाए,
बी ने 30 रुपए लगाए और सी ने 20 रुपीज लगाए। अब जो लेट अस सपोज दैट यहां पे प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपीज का, आपको यहां पे शेयर मिलता है प्रॉफिट का 5, इसको मिल रहा है 3 रुपीज और इसको मिल रहा है 2 रुपीज। ये जो प्रॉफिट आप तीनों में डिवाइड हो गया ना, इसी को हम कहते हैं डिविडेंड यानी डिवाइडेड प्रॉफिट, बस बाकी कुछ भी नहीं है। और ये हो गई पीएसयूज। अगर आपसे कोई पूछेगा पीएसयूज क्या है, आपने सिंपल बताना है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जहां पे गवर्नमेंट की जो शेयर होल्डिंग है, जो ऑनरशिप है, वो 50% से ज्यादा है। तो यहां से जो भी प्रॉफिट, अब वो कंटिन्यूअसली प्रॉफिट आ रहा है, तो वो भी किस में जाएगा, रेवेन्यू रिसीट्स में। फिर फी फाइन्स एंड पेनल्टीज, रोज किसी न किसी के ऊपर पेनल्टी लग रही है, जैसे चालान हो रहे हैं, तो ये कंटिन्यूअस इनकम है, ये भी जाएगी रेवेन्यू रिसीट्स में। फिर है ग्रांट्स इन एड फ्रॉम अब्रॉड। अगर इंडिया गवर्नमेंट को बाहर से कोई हेल्प मिलेगी, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर जो एयर पोल्यूशन हो रहा है, बहुत ही जबरदस्त काम वहां पे कर रहे हैं। अब जो वर्ल्ड बैंक है वो बहुत ज्यादा खुश हो गया, यार इंडिया गवर्नमेंट ने दिल्ली का पोल्यूशन टोटल खत्म कर दिया। वर्ल्ड बैंक खुश होके 500-600 करोड़ रुपए इंडिया को दे रहा है और इन ग्रांट्स दे रहा है, यानी उसके ऊपर ना तो हमें कोई इंटरेस्ट देना है, ना हमें वो वापस करने हैं। तो वो किसके अंदर आएंगे, नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर। क्या आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया, रेवेन्यू रिसीट्स क्या है? अगर आपको समझ आ रही है तो प्लीज सिर्फ 5 सेकंड आपको लगेंगे, इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, एंड जब लेक्चर खत्म होगा तो शेयर जरूर करना है। फिर हमारे पास है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब जो रिसीट्स है, इसी तरह से यहाँ पे एक्सपेंडिचर भी है, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट। इंडिया गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोन लिए हैं, उनके ऊपर जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, यानी यहाँ पे हम प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं पे कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर सैलरीज एंड पेंशन के ऊपर जो खर्चा आता है, सब्सिडीज के ऊपर आता है डिफेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर ग्रांट्स टू स्टेट्स एंड यूटीज, जो सेंटर ग्रांट्स देती है किसको, स्टेट्स को एंड यूटीज को। जिस तरह से वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को दिया, इसी तरह से इंडिया जो है अपनी स्टेट्स को दे सकती है। जनरल सर्विसेज यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वगैरह है, एंड सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज, ये सारी क्या है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। यहां पे जरा आप देखो, ये डेली बेसिस पे खर्चे हो रहे हैं, इंटरेस्ट डेली पे करना है, सैलरीज पेंशन लगातार ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, सब्सिडीज कंटिन्यूस प्रोसेस है। यहां पे आपको कहीं पे भी नहीं लगेगा कि जो गवर्नमेंट है उसने अपना एक्सपेंडिचर किया किसी एसेट को क्रिएट करने में। क्या इंटरेस्ट पेमेंट से एसेट क्रिएट हो रहा है, नहीं। सैलरीज पेंशन सब्सिडी, किसी से यहां पे एसेट क्रिएट नहीं हो रहा। अब यहां पे आओ, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, कभी कभार पेमेंट आएगी, कभी कभार यहां से जाएगी, और यहां पे या तो एसेट में कोई भी चेंज आ सकती है, या लाइबिलिटीज के अंदर कोई भी चेंज आ सकती है। अब जो कैपिटल रिसीट्स हैं, हमारे पास पैसे यहां पे कहां से आएगा, या तो वो डेट रिसीट होंगे, ठीक है, या तो हमने लोन लिया होगा, या तो वो नॉन डेट रिसीट होंगे, और वहां पे हमारा जो एसेट है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जैसे डेट रिसीट में सबसे पहले मार्केट बोरोइंग्स, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मार्केट बोरोइंग की। मार्केट बोरोइंग मतलब, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे। यहां पे सिर्फ इतना याद रखो आप, व्हेन गवर्नमेंट बारोज मनी फ्रॉम मार्केट, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बारो करती है फ्रॉम मार्केट, यानी पब्लिक से, बैंक से, इंस्टीट्यूशन से, किस तरह से, बाय सेलिंग द सिक्योरिटीज, अपनी सिक्योरिटीज को सेल करती है। और ये सारा काम कौन करता है, आरबीआई, ठीक है। या एक्सटर्नल लोन, बाहर से लोन लिया, या बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, या आरबीआई से गवर्नमेंट ने बोरो किया। अब नॉन डेट रिसीट्स में क्या आएगा हमारे पास, रिकवरीज ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। अब ये एज एन एसेट काम करता है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट का एसेट है ना, गवर्नमेंट ने अपने पैसे उठा के किसी को लोन दिया है, ठीक है। तो जब वो वापस आएगा तो ये क्या आएगा, डिक्रीज इन दी एसेट। फिर है डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस। नाउ डिसइन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं, अब देखो, इन्वेस्टमेंट यानी अगर हम किसी चीज में इन्वेस्ट करेंगे तो वो चीज हम खरीदेंगे, हम कोई एसेट खरीदेंगे। तो डिसइन्वेस्टमेंट मतलब हम बेचेंगे, जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी पीएसयूज को बेच देती है, ठीक है।
अब यहां पे हमारे पास होता है, एक तो आपने सुना होगा स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, दूसरा हमारे पास होता है इन्वेस्टमेंट थ्रू माइनॉरिटी स्टेक सेल। जब गवर्नमेंट अपनी कंपनी के थोड़े से शेयर बेच देगी, जैसे एलआईसी के थोड़े से शेयर बेचे हैं, यहां पे मैनेजमेंट एंड कंट्रोल किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। तो यहां पे डिसइन्वेस्टमेंट तो हुई है, लेकिन कौन सी डिसइन्वेस्टमेंट? यानी माइनॉरिटी शेयर्स यहां पे बेचे हैं। यहां पे मैनेजमेंट कंट्रोल सब किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। जब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की, तो जो कॉन्सेप्ट आपने सुना है प्राइवेटाइजेशन का, तो प्राइवेटाइजेशन एंड स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ये सेम है। यहां पे गवर्नमेंट 50% से ज्यादा अपने शेयर्स बेच देती है, या हो सकता है पूरी कंपनी ही बेच दे, या कम से कम 50% से ज्यादा बेच देगी। तो उससे क्या हो जाता है? अलॉन्ग विद जो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल है, वो भी प्राइवेट प्लेयर के पास चला जाता है। जो कंट्रोल है वो फिर गवर्नमेंट के पास नहीं रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी आपके पास स्टेट बैंक है, तो अभी गवर्नमेंट के पास कितना शेयर है? 57.5%। अगर ये सारे शेयर्स गवर्नमेंट किसी प्राइवेट प्लेयर को बेच देगी, तो ये कौन सी डिसइन्वेस्टमेंट होगी? ये होगी स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। यानी यहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट हाथ से चली जाती है, और वो एक प्राइवेट प्लेयर के पास आती है। तो जब भी गवर्नमेंट कोई भी अपनी कंपनी के शेयर बेचेगी, तो वो किस में आएगा? वो आएगा कैपिटल रिसीट में, क्योंकि यहां पे गवर्नमेंट का जो एसेट है वो यहां पे डिक्रीज हो रहे हैं। इसी तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर, जब गवर्नमेंट खर्च करती है फॉर द क्रिएशन ऑफ एसेट। अब गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड हो गया, रेलवेज हो गया, एक्विजिशन ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स हो गया, या गवर्नमेंट ने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो ये किस में आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। या गवर्नमेंट ने लोन्स एंड एडवांसेस दिए, किनको? स्टेट को। ठीक है। या रिपेमेंट ऑफ लोन्स, अब इंडिया गवर्नमेंट ने यूएस से लोन लिया था, वो वापस कर दिया, यानी यहां पे लाइबिलिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो ये किसके अंदर आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। तो होप यू गाइस अंडरस्टैंड। एक एक कॉन्सेप्ट मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको यहाँ पे समझाया। अब जो मैंने आपको समझाया है, वही यहाँ पे मैंने इसको डिटेल में लिखा है। एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, सेम। इसी तरह से टाइप्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट थ्रू माइनॉरिटी स्टेक सेल इन लिस्टेड पीएससीज, यानी जब गवर्नमेंट जो है 51% से ज्यादा उसकी शेयर होल्डिंग रहती है, थोड़े से शेयर यहाँ पे बेचती है। ठीक है। एंड स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, दिस इज एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। यहाँ पे 50% से ज्यादा शेयर कंपनी बेच देती है, फिर उसकी ऑनरशिप मैनेजमेंट सारी चली जाती है यहाँ पे, क्योंकि 51% अगर शेयर होंगे, तो यहाँ पे मैनेजमेंट एंड कंट्रोल किसके पास रहेगा? गवर्नमेंट के पास रहेगा। इसी तरह से मैंने आपको यहाँ पे समझाया रेवेन्यू बजट क्या होता है, जो पीछे मैंने समझाया वही यहाँ पे मैंने लिखा है। देन यहाँ पे कैपिटल बजट। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेफिसिट। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज इस वीडियो को आपने लाइक भी जरूर करना है, कमेंट करना है, और इस वीडियो को आपने अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ शेयर जरूर करना है।